स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ल्हासा की ओर। इसके जो लेखक हैं वो यात्रा वृत्तांत लेखक हैं और वो यात्रा वृत्तांत लिखते हैं और वो यात्रा करते हैं और यात्रा में जो उनके अनुभव होते हैं उससे उनका मनोरंजन भी होता है, उनका ज्ञान का विकास भी होता है और अज्ञात स्थलों की जानकारी भी उन्हें प्राप्त होती है और वे जानकारी वे हमें प्रदान करते हैं। वहाँ की संस्कृति के बारे में वे जानते हैं और वहाँ के बारे में हमें लिखते हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये जो है ल्हासा जो है तिब्बत की राजधानी है और वहाँ की उन्होंने यात्रा की और उसके बारे में हमें जानकारी इस पाठ में उन्होंने दी है। तो देखिए पाठ में क्या बताते हैं लेखक। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियों और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। एक ऐसा चीनी किला था जैसे लोगों ने परित्यक्त कर दिया था, ऐसे लग रहा था जैसे उसे त्याग दिया गया हो। तो हम वहाँ रुके और वहाँ हमने चाय पीने के लिए हम वहाँ पर ठहरे। और तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। वहाँ की क्या विशेषता, वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। यहाँ पर लेखक जो है भिखमंगे के रूप में गए थे तो वे कहते हैं कि भिखमंगों के रूप में आप अंदर नहीं जा सकते और अगर भिखमंगे ना होते तो आप घर के अंदर जा सकते थे। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। और चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो हमें लेखक ने वहाँ की संस्कृति के बारे में बताया कि वहाँ मतलब अपरिचितों को भी अंदर आने दिया जाता है, केवल भिखमंगों वश को अंदर आने नहीं दिया जाता। और वहाँ की जो सासु हैं और बहुएँ हैं उन्हें अगर आप चाय दूर से पकड़ा दीजिए तो वो चाय भी बनाकर आपको दे देंगी। और अगर आपको शक है कि कहीं वो हमारा मक्खन या नमक बराबर नहीं मिलाती हैं तो आप वहाँ तक जा करके भी दे सकते हैं और स्वयं मथ कर वहाँ से चाय ले सकते हैं। और हमें वहाँ की यही संस्कृति के बारे में हमें बताया कि वहाँ ज़्यादा पर्दा प्रथा नहीं है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी दारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए और हम उसी दिन थोंगला के आखिरी गांव में पहुंच गए। लेखक पहले परित्यक्त चीनी किले में पहुंचे चाय पीने के लिए और उसके बाद वो थोंगला के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। हम भिखमंगे थे लेकिन फिर भी हमें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और 5 साल बाद हम इस रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं थे। हम उस समय भिखमंगे नहीं थे, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। अब जब भिखमंगे के रूप में थे तब हमें जगह मिल गई थी, मगर आज हम भद्र आदमी के रूप में आए तो हमें जगह नहीं मिली और हम गाँव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। और इसके बाद हम सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे और बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश आवाज़ को दुरुस्त रखते हैं।
हाँ, अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। यहाँ आदमी नहीं रहते, इसलिए यहाँ डाकू जो है अपने छिपने की जगह बना लेते हैं। और तिब्बत में गाँव में आकर खून हो जाए तो तब तो खूनी को सजा भी मिल जाती है, लेकिन अगर यहाँ इस निर्जन स्थान में अगर लोगों का खून हो जाए तो लोग कोई परवाह नहीं करते। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न करने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। यहाँ लोग लाठी का इस्तेमाल नहीं करते, लोग पिस्तौल और बंदूक लिए रहते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया है। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो और सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे और हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थर के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। अब जब लेखक घोड़े से चल रहे थे तो उनका घोड़ा जो है धीरे धीरे चल रहा था, तो उन्हें लगा थकाई की वजह से चल रहा है, इसलिए उन्हें मारना उचित नहीं समझा। तो लेखक जो है दूसरे गांव पहुंच जाते हैं और उनके साथी का साथ उनसे छूट जाता है। मैं दोनिक्विस्तों की तरह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में घूमने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा और 4-5 बजे के करीब मैं गाँव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले मुझे। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फू डाले और 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुँचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे और यहाँ भी उसके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया और रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। और अब हम तिंगड़ी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगड़ी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे
मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुँच कर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया और दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, वहाँ तिब्बत की धूप भी कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। तिब्बत की ज़मीन बहुत छोटे बड़े जागीरदारों में बटी, अंडरलाइन कर लीजिए। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। मठ क्या कहलाते हैं? बौद्ध विहारों के मंदिर जिनको कहते हैं ना, तो उन्हें मठ कहते हैं। बौद्ध लोग के मंदिर मठ कहलाते हैं। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद ही कराता है और इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार मतलब बिना पैसे के काम करवाना बेगार कहलाता है। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूल की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास आने जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगड़ी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था और हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। और उस भिक्षु नमसे से हमने विदाई ली और वहाँ से चल पड़े। भिक्षु क्या कहलाते हैं? भिक्षु लोग वो कहलाते हैं जैसे बौद्ध लोगों के गुरु या पंडित भिक्षु कहलाते हैं। ठीक है, जो उन्हें शिक्षा देते हैं उनको भिक्षु कहते हैं। तो जो हम यहाँ के राहुल संस्कृतियाँ जो लेखक हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अभी आपने जीवन परिचय में पढ़ा और जाना है, तो वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, तो इसलिए उनका बौद्ध धर्म पर ज़्यादा मतलब उनका विशेष रुचि थी। और इसी बारे में इसीलिए उन्होंने तिब्बत की यात्रा की और तिब्बत की यात्रा में उन्होंने हमें ये सारी जानकारी प्रदान की। ठीक है, इसे पढ़िए, समझिए और जो नहीं समझ में आए डाउट क्लास से पूछ लीजिएगा।